स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो ज्योग्राफी की बुक है समकालीन भारत 2 उसका पहला चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं संसाधन किसको कहते हैं। अगर किताब की डेफिनेशन को समझा जाए तो किताब में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको हम संसाधन कह सकते हैं। बेसिकली ये किताब की लैंग्वेज है, मैं आपको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जिसको जो हमारी ज़रूरत पूरी करे, जो हमारी कोई भी नीड पूरी करे। अगर कोई भी वस्तु हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है, तो वो एक संसाधन है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कोलगेट। कोलगेट जो होता है, कोलगेट क्या करता है, हमारे दांतों को साफ करता है, वो हमारी एक ज़रूरत है। तो कोलगेट जो ये वस्तु है, ये क्या है, एक संसाधन है। इसी तरह और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ये भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है। तो जो वस्तु हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम बोलेंगे संसाधन। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ गई कि वस्तु अलग चीज़ होती है, संसाधन अलग चीज़ होती है। ठीक है। सभी संसाधन वस्तु तो हो सकते हैं, लेकिन सभी वस्तु संसाधन नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। क्योंकि वही वस्तु सिर्फ संसाधन होगी जो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगी। ठीक है, क्लियर है बात। आई होप आपको संसाधन की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम संसाधन को अच्छी तरह से समझ में आ जाए हमें। तो कई आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। एक होते हैं जैव संसाधन, एक होते हैं अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहते हैं, आइए इनको समझते हैं पहले। कि ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या कहा मैंने, दो बातें शामिल हैं कि ऐसे संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है, जीव मंडल से। जीव मंडल किसे कहते हैं, जीवों का मंडल, यानी कि जीवों का समूह। जीवों का समूह यानी जंगली जानवर के जो समूह है उसी को जीव मंडल बोला जाता है। तो जो संसाधन हमें जीव मंडल से प्राप्त हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे जैव संसाधन। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या प्राप्त हो रहा है, अगर आप देखें, भेड़ होता है, भेड़ की सींग होती है, उससे कंघियाँ बनाई जाती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, भेड़ की जो सींग होती है उससे कंघियाँ बनाई जाती हैं। इसी तरह भेड़ के जो ऊन है, ठीक है, भेड़ के जो मतलब बाल होते हैं उससे ऊन बनाया जाता है। इसी तरह जानवरों की चमड़ी से बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन हमें जानवरों से मिल रहे हैं, जो संसाधन हमें जानवर दे रहे हैं ना, उन संसाधनों को हम बोलेंगे जैव संसाधन। तो है हमारे पास अजैव संसाधन। ठीक है, अब अजैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उनको हम बोलेंगे अजैव संसाधन। जैसे एग्जाम्पल के लिए चट्टानें, धातुएं। भाई धातुएं होती है जिसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारी चीजें आती हैं। लोहा आता है, कॉपर आता है। ये सारी चीजें जो है, धातुएं जो है, ये सारी चीजें अजैव संसाधन है। ठीक है, ये सारी चीजें अजैव संसाधन है। क्योंकि क्या होता है कि भाई अगर धातु हैं, चट्टान है, इनमें कोई एक तरीके से निर्जीव वस्तु होती हैं। ठीक है, इनमें जान नहीं होती, लेकिन ये भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए इनको हम संसाधन बोलते हैं। लेकिन ये कौन से संसाधन है, ये अजैव संसाधन है। ठीक है, जिनमें जान नहीं होती। तो ऐसे संसाधन जो जिनमें निर्जीव होती हैं, जो जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, उन संसाधनों को हम बोलते हैं अजैव संसाधन। ठीक है। अब हम दूसरे आधार पर देखते हैं, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब होता है समाप्त होने की अवस्था, समाप्त होने की स्थिति। ठीक है। तो समाप्यता के आधार पर कौन कौन से संसाधन होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोहॉसिबिलिटी। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये तो थी किताब की लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं आपको अपने वर्ड्स में इसको समझाने का ट्राई करता हूँ।
देखिए, कोई भी संसाधन है जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है या दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। भाई ऊर्जा जो सौर है, ठीक है, सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज आपने देखा है कभी उसमें कोई कमी नहीं आती सूरज की रोशनी में। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सूरज की रोशनी में कमी आ रही है, नहीं, सूरज की रोशनी जितनी थी उतनी है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी में कभी कमी नहीं आती। तो एक ये नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह पवन ऊर्जा, पवन कहते हैं हवा को। भाई हवा कभी समाप्त होती है? आपने कभी सुना है कि कहीं हवा की कमी हो गई? नहीं। ठीक है, हवा की भी कहीं कमी होती नहीं। ठीक है, इसी तरह पानी, पानी की कमी भी कहीं नहीं होती, आपको पता होगा। देखिए, आप देख रहे हो आज महासागर में, पीने वाले पानी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल पानी की, जो खारा पानी भी होता है वो भी इसमें मैं बात कर रहा हूँ। और आप महासागर में देखोगे पानी पानी है, तो पानी की भी कमी नहीं है। इसी तरह पेड़ होते हैं, वन्य जीवन होते हैं। ठीक है, यानी इनको कहने का मतलब ये है कि दोबारा इनको बनाया जा सकता है, इनको प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो जो है पेड़ को प्राप्त कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? ज़मीन में बीज बोना पड़ेगा, आपको पेड़ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं, जो चीज़ें दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं, उनको हम बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। और ऐसे संसाधन जिनको दोबारा प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, जिनको दोबारा बनाया ही नहीं जा सकता, और अगर बनाया भी जा सकता है तो बहुत लाखों वर्षों का समय लगेगा तब प्राप्त किया जा सकता है उसको, तो ऐसे संसाधनों को हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे एग्जाम्पल है कोयला। मैं आपको बता दूं, कोयला अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा यूज़ में नहीं लाया जा सकता, दोबारा यूज़ में उसको नहीं लाया जा सकता। आप अच्छी तरह जानते हो इस बात को। कोयला एक बार जब इस्तेमाल हो गया तो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। इसी तरह एलपीजी गैस, एलपीजी गैस जो सिलेंडर आपने देखा होगा आपके घरों में होता है, ठीक है, वो भी एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जब आप जितना आप इस्तेमाल करते हो एलपीजी का, वो उतना इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और एक बार ख़त्म होने के बाद उसको हम दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी कई सारे मतलब एक तरीके से होते हैं संसाधन। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, भाई कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के पास होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, ठीक है, उसके पास अपना एक बैग है, अपना पेन है, अपनी कॉपी है, ठीक है, अपनी ड्रेस है, शूज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे चीज़ें संसाधन ही तो हैं क्योंकि इसकी बेसिकली ज़रूरतों को पूरा करते हैं। भाई बैग उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, पेन उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, उसके जो ड्रेस है, शूज़ है, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे तो संसाधन है, ये बात तो आपको क्लियर है, कन्फर्म है। लेकिन ये व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन क्यों है? क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत है, यानी किसी पर्सनली आदमी के हैं ये। ठीक है, पर्सनली स्टूडेंट के हैं, विद्यार्थी के हैं। भाई ये ड्रेस किसकी है? बच्चे की है। इस पे किसका अधिकार है? नहीं, जिन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, जिन संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। मान लीजिए मेरा मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल पे किसका अधिकार है? अगर मेरा ही अधिकार है सिर्फ, तो ये संसाधन मेरे लिए क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन है। आपका मोबाइल आपका है, ठीक है, यानी उस पर अधिकार आपका है, तो वो संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। एक होता है सामुदायिक संसाधन, जैसे नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है हमें कि ऐसा संसाधन जिस पर किसी एक सदस्य का अधिकार नहीं होता बल्कि सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पार्क। ठीक है, पार्क क्या है? एक संसाधन है क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ये बात आपको क्लियर है। लेकिन ये कैसा संसाधन है? एक सामुदायिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। भाई आप अगर जब भी पार्क जाते होगे तो आप अकेले तो नहीं रहते वहाँ पे, वहाँ पे कोई और भी होता है, कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई वॉकिंग कर रहा होता है, ठीक है, कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, कोई झूलों में लटका हुआ होता है। तो यानी बहुत सारे लोग वहाँ पे हम आपको मिलते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे शमशान घाट हो गए, कब्रिस्तान हो गए। भाई किसी एक कब्रिस्तान में एक व्यक्ति तो जाता नहीं, भाई सभी को दफनाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसपे किसी एक का अधिकार नहीं होता बल्कि सबका अधिकार होता है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन नहीं, जो राष्ट्र के संसाधन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वर्ड से ही हमें आइडिया हो रहा है कि भाई कौन से संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि जो संसाधन देश के होते हैं,
अब देश के कौन से संसाधन होते हैं? मान लीजिए आपके घर के ज़मीन के नीचे, मान लीजिए बहुत सारा सोना निकला आपके ज़मीन के नीचे से, आपके जो घर की ज़मीन है उसके नीचे से बहुत सारा सोना निकला, डायमंड्स निकले, ठीक है, हीरे जवाहरात निकले, खजाना निकला, तो क्या उस पर अधिकार आपका होगा? इस पे अधिकार आपका नहीं होगा। इस पे अधिकार किसका होगा? देश का होगा, राष्ट्र का होगा, ठीक है। राष्ट्र उसको अपने पास रखेगा, वो संपत्ति राष्ट्र की है। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? तो ऐसे कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसपे ना तो समुदाय का अधिकार होता, ना व्यक्ति का अधिकार होता, उस पर राष्ट्र का अधिकार होता है। क्लियर है बात? जैसे जैसे खनिज पदार्थ, भाई खुदाई होती है, खुदाई करके जो भी खनिज निकलता है वो जिसकी ज़मीन है उसका नहीं होता, बल्कि वो सरकार के पास जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? इसी तरह अंतरराष्ट्रीय संसाधन, भाई कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो देश, जिन पे देश का भी अधिकार नहीं होता, जिन पर देश का भी अधिकार नहीं होता, ऐसे संसाधनों को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी जो संसाधन कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के अंडर में होते हैं वो संसाधन। ठीक है, क्लियर है बात? एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। देखिए भाई, जो महासागर हैं, महासागर में बेसिकली कुछ भी अगर मिलता है, कोई भी खजाना मिल गया है, कोई भी कुछ खनिज पदार्थ मिल गए, ठीक है, तो महासागरों में मिले, किसी देश की भूमि पे नहीं मिले वो, ठीक है, तो महासागरों में मिले, इसलिए उस पर किसी का भी अधिकार नहीं होगा। उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा, वो उसके अपने पास रखेंगी, उनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के विकास के लिए वो करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब आता है विकास के स्तर के आधार पर कुछ होते हैं संभावी संसाधन। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई किताब में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। यानी कोई भी संसाधन है भाई, भाई मौजूद तो है, मौजूद तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? संभावी संसाधन। यानी उसकी संभावना है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए भारत के पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए, राजस्थान और गुजरात में, तो वहाँ पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी वहाँ पे हम, क्योंकि वहाँ पे पवन अच्छी है, सौर ऊर्जा क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पे, इसलिए हम इन संसाधनों का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इनका वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ऐसे यही संसाधन जो है ना, यही संसाधन उदाहरण है संभावी संसाधन के। ठीक है, एक होते हैं विकसित संसाधन। भाई ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम बोलेंगे विकसित संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि भाई ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया जा चुका है, कि भाई इनका सर्वे हो गया कि ऐसे संसाधन, इनका ऐसे इस्तेमाल होता है, इनका क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हमने देख ली सब कुछ। ठीक है, उनकी गुणवत्ता देख ली हमने, उनकी मात्रा देख ली कि कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करना है, यानी वो एकदम वेल डेवलप हो चुका है, अब उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन हमको हम क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। एक होता है भंडार, यानी कि स्टॉक, ये भी एक संसाधन होते हैं। अब ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग तो कर सकते हैं मौजूदा हाल में, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी के कारण हम उसका उपयोग नहीं करते, ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं भंडार। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने? ऐसे संसाधन भाई जिनका हम उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके घर का। मान लीजिए आपके पास फैन है, ठीक है, फैन है जो बैटरी से चलता है, ठीक है, आपके पास एक संसाधन है, लेकिन आपके पास उसको चलाने के लिए बैटरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, आपके पास बैटरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यानी कहने का मतलब है वो भंडार में आएगा, वो भंडार में गिना जाएगा। ठीक है, वो भंडार में गिना जाएगा क्योंकि वो यूजफुल तो है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमारे पास बैटरी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? भंडार। क्लियर है? एक होता है संचित कोष। ऐसे संसाधन जिनका हम अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे ताकि हम भविष्य में उसका यूज करें। यानी ऐसे संसाधन जिनका हम अभी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज नहीं कर रहे, उनका यूज हम भविष्य में करेंगे। यानी जिनको भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए, उनको बोला जाता है संचित कोष, रिजर्व्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया संसाधन और संसाधन के प्रकार।
अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। पूरी कोशिश यही रहेगी मेरी, पूरा चैप्टर मैं आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा। उसमें आपका संसाधनों का विकास क्या है, ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, एजेंडा 21, सतत कौशल विकास, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। फिर मुलाकात होगी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए, किसी चैप्टर पे चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस चैप्टर की, उस टॉपिक की वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अलविदा।